नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। हमने एनिमेश 2.0 में अब तक दक्षिण, मुगल, पहाड़ी, कंपनी शैली, राजा रवि वर्मा और पुनरुत्थान काल के लगभग कलाकारों का अध्ययन कर लिया है। यहाँ तक कि जो कला यात्रा थी उसके बारे में हमने देखा, चित्रों का अध्ययन किया, विशेषताओं के बारे में जाना। अब हम बंगाल शैली के जो प्रणेता थे, जिन्होंने बंगाल शैली का सूत्रपात किया था, यानी कि अवनी बाबू, उनका हम अध्ययन करेंगे, उनके चित्रों और साथ ही साथ जो जो कलाकार थे उन सभी के जो चित्र थे, प्रतिनिधि जो चित्र थे, उन प्रमुख चित्रों का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अवनी बाबू। देखिए, जो अवनींद्रनाथ ठाकुर थे, जो अवनी बाबू थे, उनका जन्म 1871 को हुआ था। आपकी बुक में 1817 दे रखा है, जो कि गलत है। 1871 को हुआ था, 7 अगस्त 1871 को हुआ था। इनकी जो शिक्षा थी, शुरुआती जो शिक्षा थी, इनकी शुरुआती शिक्षा विद्यालय में हुई थी। ठीक है। साथ ही साथ इनका जन्म स्थान जो था वो था जोड़ा साको, जो कि कोलकाता बंगाल में। और इसके बाद की जो शिक्षा थी, आरंभिक शिक्षा के बाद जो इनकी शिक्षा हुई थी, वो इन्होंने अपने घर पर ली थी। इन्होंने संस्कृत, फारसी और संगीत की शिक्षा ली थी। देखिए, जो अवनी बाबू हैं, इनके दादा थे गिरिंद्रनाथ। दादा गिरिंद्रनाथ, पिता जो थे वो थे गुणेंद्रनाथ, और ज्योतिन्द्रनाथ इनके चाचा और रविंद्रनाथ इनके चाचा थे। तो इनसे अवनी बाबू ने साहित्य, संगीत और कला की शिक्षा ली थी, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ जो अवनींद्रनाथ थे, उन्होंने जो भारतीय कला थी और साथ ही साथ इनका जो आरंभिक समय था जो चित्रण का, क्योंकि जब ये जब अस्तित्व में थे, इनकी कला यात्रा जब शुरू हुई थी, तब क्या हुआ था कि यूरोपीय शैली जो थी उसका प्रभुत्व था। यूरोपीय शैली में लोग कलाकार काम कर रहे थे। तो अवनी बाबू जो थे, इन्होंने भी क्या किया, दो चित्रकार थे। पहले तो थे इटालियन और दूसरे थे ब्रिटिश। इटालियन चित्रकार थे गिल हार्डी, और ब्रिटिश चित्रकार पामर से इन्होंने कला की शिक्षा ली थी। बहुत सा काम इन्होंने यूरोपीय शैली को सीखा। इनके साथ साथ इनके जो आरंभिक जो चित्र हैं, उनमें पेन और स्याही का प्रयोग इन्होंने किया। पेन और स्याही से ये पेंटिंग बनाते थे। उनके विषय क्या थे? रेखा चित्र थे, व्यक्ति चित्र थे तथा दृश्य चित्र यानी कि लैंडस्केप वगैरह ये बनाया करते थे। देखो, इन्होंने क्या किया, चित्रांगदा, जो रविंद्रनाथ की जो पुस्तक थी चित्रांगदा, उनको लेकर भी इन्होंने चित्रण किया। साथ साथ 1895 से 1900 के बीच जो समय था, उसमें इन्होंने, उनके जो चित्र थे, उनके चित्रों में मुगलिया प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ इन्होंने राधा कृष्ण जो श्रृंखला थी, उसके ऊपर भी इन्होंने चित्रण बनाया। और ये जो चीज थी, इसमें पहली बार इनका भारतीय और यूरोपीय जो समावेश था, वो समावेश देखने को मिला था, समावेश देखने को मिला। इन्होंने चंडीदास और वैष्णव पदावली, जो कि किनकी है, विद्यापति की है, उनके ऊपर उनका अध्ययन किया रविंद्रनाथ जी के कहने पर। और यहाँ से एक नया मोड़ इनके जीवन में शुरू हुआ। यहाँ से क्या हुआ है, इनका जो झुकाव था, इनका जो कला प्रेम था, वो यूरोपीय शैली से कहाँ चला गया, भारतीय शैली में आ गया। और इसका उदाहरण, गौर से सुनिएगा, इसका जो उदाहरण है वो हमें इनके प्रसिद्ध चित्र शुक्लाभिसार से मिलता है। ये चित्र इनका प्रथम भारतीय शैली में बना हुआ चित्र है, ध्यान रखिएगा। प्रथम चित्र है जो किस में बना हुआ है, भारतीय शैली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। उसके बाद में फिर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ईवी हेवल के जो बारे में हम जब पढ़ रहे थे, या बंगाल स्कूल का जो उद्भव विकास हम पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि रविंद्रनाथ अवनींद्रनाथ जो थे, वो ईवी हेवल से मिले थे। ठीक है। तो वहां उनसे मिलने के बाद उनको लगा कि कैसे हमारी कला जो है वो पिछड़ती जा रही है, लोगों को, कलाकारों को जागृत होने की आवश्यकता है। उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा, बहुत सारी चीजें हमने पीछे पढ़ी थी। वही चीज हुई, ये ईवी हेवल से मिले। और इन्होंने ईवी हेवल से मिलने के बाद में ये बहुत सी चीजों से प्रभावित हुए। इनको कौन सी चीजों से इनको प्रेरणा मिली? अजंता से, राजस्थानी शैली, मुगल शैली,
पहाड़ी शैली, इन सभी से इनको क्या मिली? प्रेरणा, प्रेरणा, प्रेरणा और प्रेरणा मिली। इसके साथ साथ ये बुद्ध के चरित्र और कृष्ण चरित्र को लेकर भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उनको लेकर भी इन्होंने चित्रण किया था। इसके बाद में इनके जो विषय थे चित्रों के, वो विषय कौन से थे? इनके चित्रों के विषय में रामायण, महाभारत, ऋतु संहार प्रमुख है, क्योंकि ये पौराणिक और धार्मिक चित्र भी बनाने लग गए थे, तो इन्होंने ये बहुत मात्रा में बनाए। साथ ही साथ इनके जो चित्र थे, जो पौराणिक और धार्मिक जो हमारे ग्रंथ हैं उनको लेकर बने, उनमें प्रमुख चित्र हैं अभिसारिका, श्री राम व माया मृग तथा बुद्ध व सुजाता। इनके प्रमुख चित्र हैं पौराणिक कथाओं पर, गाथाओं पर और ग्रंथों पर आधारित। इसके साथ साथ 1901 से 2 के दरमियान ये जापानी जो कलाकार थे उनके संपर्क में आए, जो इनके घर पर आए थे अतिथि बनकर, उनके संपर्क में आए, जिनका नाम था ताइकान और इसिदा। ताइकान और इसिंदा दो चित्रकार थे, जो कि कहाँ के थे? जापानी चित्रकार थे। इनसे अवनी बाबू ने या अवी बाबू ने जापानी प्रक्षालन पद्धति सीखी थी। जापानी प्रक्षालन का मतलब होता है वॉश टेक्निक। वॉश टेक्निक सीखी थी, क्योंकि पूरी बंगाल शैली जो है वो लगभग इसी में कार्यरत थी। वो पद्धति अवनी बाबू ने सीखी। साथ ही साथ वॉश पद्धति के जो उनके उत्कृष्ट चित्र थे वो कौन से थे? उमर खयाम, विरही यक्ष और गणेश जननी इनके प्रमुख चित्र रहे। साथ ही साथ इन्होंने यात्राएं की। इन्होंने अजंता, एलोरा तथा बाघ गुफाओं की यात्राएं की। वहां के चित्र जो थे, जो भित्ति चित्र वगैरह थे, उनकी कॉपीज बनाई, अनुकृतियां बनाई। और 1901 से 5 के करीब जो उनका टाइम पीरियड था, उनमें जो जिस प्रकार के उन्होंने चित्र बनाए, उनमें बिल्डिंग ऑफ ताज, शाहजहां के अंतिम दिन महत्वपूर्ण है। ये दोनों चित्र जो है वो मुगल कला से प्रभावित होकर इन्होंने बनाए और इन पर मुगलिया प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ इन्होंने जो 1905 में ही भारत माता का चित्र बनाया था, जो कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन चल रहा था उसको लेकर इन्होंने बनाया। और 1907 में गगनेंद्र नाथ, जो इनके बड़े भाई थे अवनी बाबू के, उन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, यानी कि इनके साथ मिलकर, गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर अवनी बाबू ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। इनके जो विषय थे, जो मूल जो सारे विषय थे, वो लगभग पौराणिक, धार्मिक, साहित्यिक। इनके साथ साथ इन्होंने दृश्य चित्र भी बनाए, लैंडस्केप भी बनाए, पशु पक्षियों के चित्र भी बनाए, व्यक्ति चित्र भी बनाए तथा दैनिक जीवन से संबंधित चित्र भी बनाए। इनके चित्रों में जो प्रमुख हैं उनमें देवदासी, कजरी, सूर्य पूजा, और जो अभिनेता अभिनेत्रियां थे जो बंगाल स्टूडियो के, बंगाल रंगमंच के, उनको लेकर भी इन्होंने बहुत सारे चित्रण कार्य किया था। इन्होंने 1920 से 26 के पास, 1920 से 26 के जो दरमियान इन्होंने पेस्टल में काम करना शुरू किया। इन्होंने पेस्टल कलर में काम करना शुरू किया। मोम कलर में भी बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने। उनमें जो चित्र बने हैं, इस कलर से उन्होंने चित्र बनाए, उनमें औरंगजेब, नूरजहां, आलमगीर, सीएफ एंड्रयूज, टैगोर तथा गांधी आदि प्रमुख चित्र हैं। इनके बाद में इन्होंने इसी टाइम पीरियड के दौरान लैला मजनू, कवि कंकन चंडी और कृष्ण मंगल जैसे चित्रों को, विषयों को लिया और उनके ऊपर चित्रण कार्य किया। साथ ही साथ इनका जो अंतिम जो चित्र था, विश्व कवि रविंद्रनाथ का महाप्रयाण, ये उनका अंतिम चित्र था। इसके बाद में ये चित्र उन्होंने 1941 में बनाया था और इसके बाद उन्होंने अपनी तुल्लिका को त्याग दिया था। देखिए, अब जो अवनी बाबू हैं, अवनी बाबू बहुत ही जबरदस्त प्रतिभा के धनी थे और ये किन किन क्षेत्रों में इनका किन किन क्षेत्रों में नाम रोशन था, किन किन प्रतिभाओं के ये धनी थे, उनके बारे में हम जानते हैं।
ये शिल्पकार थे बहुत जबरदस्त, ये अभिनेता थे, रंगमंच अभिनेता थे, ये शिक्षक थे, ये कला समालोचक थे, ये साहित्यकार थे, संगीतकार थे, लेखक थे, चित्रकार भी थे बहुत अच्छे। ये सारी प्रतिभाओं के धनी थे अवनी बाबू। और इनका देखिए जो योगदान है जो पुनरुत्थान काल में बंगाल शैली में, वो अविस्मरणीय योगदान है इनका, ध्यान रखिएगा। क्योंकि शुरुआत इन्होंने की थी, अवनी बाबू ने शुरुआत की थी। सारे जो मूवमेंट जो चला था ये बंगाल शैली का, इनकी शुरुआत इन्होंने की थी। ईवी हेवल से प्रेरणा लेकर, साथ ही साथ अजंता, राजस्थान तथा मुगल और पहाड़ी शैली जो है, ये इनकी प्रेरणा की स्रोत रही थी बहुत जबरदस्त। और इन्हीं से इन्होंने इंस्पिरेशन लेके आगे काम शुरू किया। इनको पता चला कि भाई कैसे हमारी जो आर्ट है वो खत्म होती जा रही है, यूरोपीय शैली का जो प्रभाव है वो कितना अंदर तक एक दीमक बन के हमारी भारतीय चित्रकला को खत्म किए जा रहा है, उनके गुणों को खत्म कर रहा है, नष्ट कर रहा है। तो इन्होंने अजंता, एलोरा, बाग, सारी गुफाओं के ऊपर गए, वहां पर भ्रमण किया, इनके शिष्यों ने भ्रमण किया, चित्रण कार्य किया। तथा साथ साथ इन्होंने क्या किया कि जो लोग थे, जन सामान्य जो था, उनमें वो भावना पैदा की, देख के आप हमारी जो चित्रकला है वो विस्मृत हो रही है, मिट रही है, हमें उसे पुनः वापस जागृत करना है। तो ये जो सारा मूवमेंट था, इसी मूवमेंट को कहते हैं पुनर्जागरण काल तथा पुनरुत्थान काल, जिसका मतलब होता है जगाना। तो उन्होंने वापस जगाने की कोशिश की, परंतु क्या हुआ कि जो यामिनी राय थे, वहां तक आते आते क्या हुआ, इनकी कला शैली जो है वो अलग वे में चली गई। मतलब देखिए, बंगाल स्कूल के जो कलाकार थे उनको फ्रीडम था, मतलब उनको कोई भी बाउंडेशन नहीं थी कि आपको पर्टिकुलर इसी में काम करना है, वो स्वतंत्र कलाकार थे। परंतु जो यामिनी राय थे, उनके बाद में अमृता, इन दोनों, ये दोनों प्रयोगवादी हो गए थे कहीं ना कहीं। तो इनकी वजह से क्या हुआ कि बंगाल स्कूल कहीं छूटती सी चली गई। तो पुनर्जागृत तो हुए, फर्क तो पड़ा, परंतु वापस वही ट्रेंड शुरू हो गया। तो क्योंकि एक और मॉडर्निज्म चल रहा था बाहर, यूरोप वगैरह में मॉडर्निज्म चल रहा था, तो वहां से क्या हो गया, प्रभावित होने लग गए थे यहाँ के कलाकार, आकृष्ट होने लग गए थे वहां पर। और साथ ही साथ बहुत सारी जो स्कूलें थी वगैरह थी, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू हो गई थी, और पेंटिंग मॉडल बिठा के होने लग गई थी सारी कला संस्थानों में। तो इसको लेके यहाँ पर बहुत सारा बदलाव होने लगा, और जो बंगाल स्कूल है उसको लगभग विराम सा लगने लग गया था। उसके बाद में सारे आर्टिस्ट अपने इंडिविजुअल स्टाइल में काम करने लग गए थे। देखिए, अब हम जब हमने ये पुनर्जागरण काल पढ़ लिया है, इसके बाद जैसे यामिनी और अमृता के बाद में आधुनिक कलाकार आए, उन्होंने आधुनिकता से अलग अलग पेंटिंग में प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद में हम पढ़ेंगे आधुनिक जो कलाकार है, आधुनिक जो भारतीय कलाकार है उनके बारे में। इससे पहले हम यहाँ के जो चित्र हैं, महत्वपूर्ण जो चित्र है कलाकारों के, उनका अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो चित्र है उनमें शिव का विष्पान चित्र का हम अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, ये जो चित्र है शिव का विष्पान, ये चित्र नंदलाल बसु या नंदलाल बोस जी का है। इस चित्र की खास बात यह है कि ये चित्र पूर्णतया अजंता प्रभाव लिए हुए है, ध्यान रखना। क्योंकि बहुत ही डीप स्टडी की थी नंदलाल बोस ने अजंता की, असित कुमार हालदार ने, अवनी बाबू ने, इन्होंने बहुत डीप और बहुत गहरा अध्ययन किया था अजंता को लेके। वहाँ के जो गुण थे, कलात्मक जो विशेषताएं थी, तो संयोजात्मक जो विशेषताएं थी, कंपोजिशनल जो वैल्यूज थी, उनको लेके इन्होंने, और साथ ही साथ वहाँ की जो रंग योजना थी, वहाँ की जो पद्धति थी, उनको लेके इन्होंने बहुत जबरदस्त अध्ययन किया। उन्हीं चीजों का प्रभाव इस चित्र में देखने को मिलता है। देखिए, ये जो चित्र है, ये, इसको आप बंगाल शैली का प्रतिनिधि चित्र कह सकते हैं, ठीक है ना। ये बंगाल शैली का प्रतिनिधित्व करता हुआ चित्र है। इस चित्र की खास बात यह है कि इसमें हल्की और कोमल रेखाओं का यूज किया। आप गौर से देखिए कितना बारीक काम इसमें किया गया है, हल्की और कोमल रेखाओं को इसमें बनाया गया है। साथ ही साथ बहुत सी रिदम है लाइनों में। शिव का जो चेहरा है उसमें, इनके हाथों में, साथ ही साथ कमर तक बहुत ज्यादा लयात्मकता इसमें प्रतीत होती है। इनकी जो रेखाएं हैं, आकृति हैं शिव की, और जो मुद्रा इन्होंने बनाई है, उस मुद्रा का जो महत्व है वो अजंता से प्रभावित ही लग रहा है। साथ ही साथ जो आंख, कान है, नाक है, उन सभी को, उन सभी के ऊपर भी अजंता का पूर्णतया प्रभाव है। ये जो चित्र बना है ये वॉश पद्धति में बना है, ध्यान रखिएगा, वॉश पद्धति में इस चित्र को बनाया गया है। और ये एक वर्णीय रंग योजना में बना है, सिंगल
कलर से इसको पूरा बनाया गया है, लाइट एंड शेड तथा वॉश टेक्निक का यूज करके। ये महत्वपूर्ण बंगाल शैली की विशेषता थी। देखिए दूसरा जो चित्र आता है वो चित्र है असित कुमार हालदार का माँ और शिशु। असित कुमार हालदार का चित्र माँ और शिशु, ये जो चित्र है इस चित्र में अवनी बाबू का प्रभाव दिखता है, क्योंकि असित कुमार अवनी बाबू के शिष्य थे, तो उन्हीं के संबंधित जो उनकी जो गुण थे उन गुणों का समावेश असित कुमार में भी था, तो वही इस चित्र में परिलक्षित हो रहा है। साथ ही साथ इस चित्र में भी हल्की लाइनों का प्रयोग किया गया, क्योंकि इन्होंने भी अजंता की बहुत अच्छे ढंग से स्टडी की थी। कोमल रंग योजना भी बहुत ज्यादा कोमल है। साथ ही साथ रेखाओं में लयात्मकता है, रिदम है लाइन में। और ये जो चित्र है ये भी कौन सी पद्धति में बना है, वॉश टेक्निक में बनाया गया है, वॉश पद्धति में बनाया है। लाल रंग और पीला रंग जो है उसका दूसरा प्रयोग यहाँ पर हुआ है। देखिए साथ ही साथ जो यहाँ की अग्रभूमि है, यानी कि जो फ्रंट जो सरफेस है उसको और पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड को, दोनों को बहुत ही सरल बनाया गया है, स्पष्ट बनाया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण चित्र है असित कुमार जी का। देखिए इसके बाद में जो चित्र आता है वो चित्र है मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई का राधिका चित्र। ध्यान रखिएगा, राधिका चित्र जो है वो मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई का चित्र है। इनके चित्रों की विशेषता ये थी कि इनके चित्रों में सबसे पहली बात तो ये कि ये चित्र एक थोड़ा सा अलग है बाकी बंगाल स्कूल के चित्रों से, क्योंकि इसमें जो नारी सौंदर्य है वो बहुत ही ज्यादा निखर कर आया है। चुगताई के जो चित्र है उसमें नारी सौंदर्य बहुत निखर कर आया है। साथ ही साथ रंगों की जो मधुरता है वो इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से देखने को मिलती है। जो रंग लगाए गए हैं उनमें मधुरता है, साथ ही साथ रेखाएं जो है वो गति में है, मुद्रा का बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है यहाँ पर। और जो भाव भंगिमाएं हैं, जो भाव हैं, जो भंगिमाएं हैं, उनका भी बहुत अच्छे से मोहम्मद रहमान ने बहुत अच्छे से उनका प्रयोग किया है। साथ ही साथ ये बंगाल शैली का बहुत उत्कृष्ट चित्र है। और जो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो चुगताई थे वो अपने लगभग अपने सभी चित्रों में गुलाबी पद्म का बहुत यूज करते थे, बहुत प्रयोग करते थे। इन्होंने अपने सभी चित्रों में उसका प्रयोग किया है। देखिए अब जो चित्र आता है वो चित्र है रविंद्रनाथ जी का माँ और शिशु। देखिए ये चित्र जो है वो रविंद्रनाथ का, क्योंकि इनकी कला बाल सुलभ कला थी और इनकी कला शैली भी अलग थी और ये प्रयोगवादी चित्रकार थे। तो रविंद्रनाथ जो थे, ये चित्र उनके जो चित्र थे लगभग शीर्षकहीन थे, परंतु उनका ये जो चित्र है ये अपनी विशेषता को, अपने टाइटल को, अपने शीर्षक को खुद ही बता रहा है, माँ और शिशु। इनकी आकृति इसको परिलक्षित कर रही हैं। और जो इनका देश में जो चेहरा है बनाया गया है वो यहाँ की जो सरल रेखीय शैली है उसका उदाहरण है कि कैसे सिंगल लाइन में उन्होंने पूरी चीज को बनाया है। स्त्री का जो चेहरा है वो बच्चे की ओर झुका हुआ है, बच्चे के ऊपर झुका हुआ है। साथ ही साथ हल्की रेखाओं से स्त्री के चेहरे को बनाया गया है। इसके अलावा जो स्त्री है उसका जो चेहरा है वो झुका हुआ, इन्होंने जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, बनाया गया है। जो स्त्री है उसके बस मुख और हाथ ही दिखाई दे रहे हैं, बाकी जो पूरा शरीर है वो वस्त्र से ढका हुआ है, कपड़े से ढका हुआ है। चित्र में जो है वो पीले और भूरे रंग का प्रयोग हुआ है, इन दोनों रंगों की बहुत प्रधानता रही है। ये महत्वपूर्ण चित्र है रविंद्रनाथ टैगोर का। अब जो चित्र आता है वो है भारत माता चित्र, अवनी बाबू का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है। देखिए जो भारत माता चित्र है वो अवनी बाबू ने कब बनाया था, 1905 में बनाया था। 1905 में बना अवनी बाबू का भारत माता चित्र, ये बंगाल शैली का प्रथम प्रतिनिधि चित्र है। ध्यान रखिएगा, जो बंगाल शैली का कौन सा प्रथम प्रतिनिधि चित्र है। साथ ही साथ इस चित्र को भी कौन सी शैली में, कौन सी पद्धति में बनाया गया है, वॉश टेक्निक में बनाया गया है। कोमल रंगों का यूज इसमें किया गया है। साथ ही साथ रेखाएं बहुत ही लयात्मक है, गत्यात्मक है। भारत माता को चतुर्भुज रूप में यहाँ पर प्रतीकात्मक किया गया है, सिंबोलाइज किया गया है भारत माता को चतुर्भुज में, 4 भुजाओं के साथ में चित्रित
किया गया है। इसका जो धरातल है वो बहुत ही सपाट है, सरल धरातल है, सपाट धरातल है। और जो इनकी चारों तरफ क्या है, मुगलिया जो हाशिए थे उनका प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि अवनी बाबू उससे भी बहुत ज्यादा प्रभावित है, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था। ये अवनी बाबू का बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है, और इस चित्र को उन्होंने बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन चल रहा था उसको लेकर इस चित्र का निर्माण उन्होंने किया था। इसके बाद जो चित्र आता है वो चित्र है यामिनी राय का तीन पुजारी ने। ये महत्वपूर्ण चित्र है यामिनी राय का। इस चित्र की उनकी सर्वाधिक प्रशंसा हुई थी इस चित्र को लेकर यामिनी राय की। देखिए यामिनी राय जो थे वो सरल और सीधी रेखाओं का प्रयोग करते थे। इनकी रेखाएं बहुत ज्यादा सरल होती थी, सीधी होती थी, साथ ही साथ सशक्त और मोटी भी होती थी। सशक्त थी और मोटी आउटलाइन से का ये प्रयोग करते थे। इस चित्र में उन्होंने नीले और पीले चमकदार रंगों का आकर्षण यहाँ पर पैदा किया है, चमत्कार यहाँ पर पैदा किया है। साथ ही साथ जो जो कम रेखाएं थी, बहुत कम रेखाओं के साथ में इन्होंने आकृति अंकन कर दिया यामिनी राय ने। ये जो आंखें बनाते थे, ये आंखें बहुत ही ज्यादा सीधी बनाया करते थे। साथ ही साथ जो आंखें थी वो कान तक जाती थी, नाक से कान तक जाती थी आंखें इनकी। जो गैप होता था वो नहीं था इनमें, पर जो इनकी आंखें थी ये इनकी विशेषता थी यामिनी राय की। साथ ही साथ आंखें सीधी थी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। जो नाक थे और जो होठ थे उनको छोटा बनाया जाता था, सौम्यता के साथ होठों को बनाया जाता था। ये चित्र उनका बहुत उत्कृष्ट चित्रों में से एक है। देखिए अब जो चित्र है वो है अमृता शेरगिल का वधू का श्रृंगार। ये अमृता शेरगिल का बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है। देखिए अमृता शेरगिल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारतीय परिवेश से, अजंता से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, पर इनकी पेंटिंग में कहीं ना कहीं जो मॉडर्न आर्टिस्ट थे पॉल गोगोआ, उनका प्रभाव भी बहुत मात्रा में देखने को मिलता है। देखिए जो वधू का श्रृंगार चित्र है ये अमृता की उल्लेखनीय कृतियों में से एक है, बहुत ही फेमस पेंटिंग है ये वधू का श्रृंगार। इसमें सरल आकृतियां बनाई हैं उन्होंने, बहुत अच्छा संयोजन, बहुत अच्छी कंपोजिशन यहाँ पर की है। भाव को भी चेहरों पर बहुत ही बखूबी तरीके से इन्होंने दिखाया है। साथ साथ धूमिल रंगों का प्रयोग किया गया है। और ये चित्र जिस मैसेज को प्रतिबिंबित कर रहा है वो है भारत की जो लोक संस्कृति है उसको ये बता रहा है। जो लोक संस्कृति है उसको चरितार्थ कर रहा है। ये अमृता का बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध चित्र है। देखिए हमने यहाँ तक पढ़ा कि कैसे उन्होंने अपने चित्रों को बनाया था, और साथ ही साथ उन्होंने कैसे रंगों का प्रयोग किया, क्या उनकी टेक्निक थी, कैसे कैसे उनमें बदलाव आता गया, प्रयोगवाद शुरू हो गया था। जागृत हो गए थे पर प्रयोगवाद भी शुरू हो गया था। देखिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बनते हैं उनमें बंगाल शैली की कलागत विशेषताओं के बारे में लिखिए तथा अवनींद्रनाथ ठाकुर का भारतीय कला में क्या योगदान रहा स्पष्ट कीजिए। ये दो प्रश्न आपके दे रखे हैं निबंधात्मक, और ये दोनों प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनके अलावा आनंद कुमार स्वामी के बारे में बताइए तथा रविंद्रनाथ ठाकुर की चित्रकला के बारे में संक्षेप में लिखिए। इनके अलावा जो अति लघुतात्मक हैं उनमें बंगाल शैली का प्रणेता का नाम बताइए, बंगाल शैली के 3 प्रतिनिधि कलाकारों के नाम लिखिए तथा बंगाल शैली के कलाकारों ने किस माध्यम में कार्य किया वो बताइए। ये महत्वपूर्ण इनके प्रश्न बनते हैं। और इसी के साथ हमारा जो पुनर्जागरणकालीन कला थी वो खत्म हो गई है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है नेक्स्ट वीडियो में वो है आधुनिक कला व कलाकार होंगे, जिनमें कलकत्ता कला समूह, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप तथा शिल्पी चक्र प्रमुख है और उनके कलाकार। धन्यवाद।